35 करोड़ यानी कि 350 मिलियन ये उन यूजर का नंबर है जो इंडिया में आज भी 2G का फीचर फोन यूज करते हैं और इन्हीं लोगों को ध्यान में रख के जियो फोन नेक्स्ट को यहां पे निकाला गया है। लेकिन बात की जाए तो कीमत कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब 6,500 रुपए थोड़ा ज्यादा प्राइस नहीं लगता जियो फोन नेक्स्ट के हिसाब से। इवन बात करें तो उसके इन्होंने दूसरे प्लान्स वगैरह भी निकाले जो कि टेक्निकली बात किया तो EMI ऑप्शंस वगैरह भी है। लेकिन क्या जियो फोन क्या सच में 2G फीचर फोन यूजर को एक स्मार्टफोन यूजर में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? किस लोगों को रिचार्ज करवाना पड़ेगा, क्या पीछे की पूरी कहानी चल रही है, 501 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज, क्या प्रगति OS में क्या चीज देखने को मिल रही है, सबके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो का एंड तो देखना, काफी मजा आने वाला है। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करने वाला हूं, इंडिया में आज भी 350 मिलियन यानी कि 30 से 35 करोड़ की रेंज है जहां पे आज भी 2G के यूजर्स है और जियो के आने के बाद भी इतने सारे लोग आज भी 4G पे नहीं स्विच कर पाए। पीछे के 3 बड़े रीजन थे। सबसे बड़ा एक रीजन था वो था कॉम्प्लेक्सिटी। काफी सारे लोगों को लगता है कि स्मार्टफोन चलाना आसान है, लेकिन ऐसा हर किसी के लिए नहीं है। जो फीचर फोन यूजर है काफी सारे लोग इसलिए भी नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके लिए आज भी स्मार्टफोन चलाना एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। यानी कि फोन का UI चलाना आसान है किसी भी बेसिक इंसान के लिए, लेकिन एक आम आदमी के लिए जिसने कभी स्मार्टफोन का भी यूज नहीं किया उसके लिए उसे ईजी बना पाना, ये एक चीज थी। दूसरी चीज होती है अफोर्डेबिलिटी। स्मार्टफोन आज भी देखा जाए तो 5,000-6,000 रुपए से शुरू होता है, लेकिन इंडिया में काफी सारे लोग ऐसे जो महीने के शायद 5 से 6,000 रुपए कमाते हैं और उन लोगों के लिए एक बार में 5 से 6,000 रुपए देना एक स्मार्टफोन पे काफी मुश्किल होता है। और इसीलिए 6-7 हजार के बहुत सारे फोन होने के बावजूद भी आज भी करोड़ों लोग हैं इंडिया में जो कि स्मार्टफोन को परचेज नहीं कर सकते। और वैसे भी प्लान्स देखा जाए तो अफोर्डेबल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एंट्री बैरियर है ना कि स्मार्टफोन में घुसने का वो काफी बड़ा है। और तीसरी चीज होती है अवेलेबिलिटी। काफी सारे अच्छे फोन्स आप जानते हो कि आपको सिर्फ ऑनलाइन में देखने को मिलते हैं। ऑफलाइन के अंदर अगर हम बात करें तो बड़े स्टोर्स में देखने को मिलते हैं, दुकानों के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गांव की या फिर Tier 3 Tier 4 सिटीज की, वहां पे कहानी काफी अलग है। वहां पे इस टाइप के रिटेल स्टोर्स देखना काफी मुश्किल रहता है और वहां पे वैरायटी स्मार्टफोन्स की इतनी नहीं मिलती। यानी कि 3 ऐसी प्रॉब्लम थी जो आज भी 2G फीचर फोन यूजर्स को रोक रही थी कि स्मार्टफोन में अपग्रेड करें, क्योंकि प्राइसिंग की दिक्कत आ रही थी। कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता था फोन चलाना और कुछ लोगों के लिए आसान तरीके से अवेलेबल नहीं था। ये 3 चीजें यहाँ पे जियो ने सॉल्व करने की कोशिश करी है और वो करी है जियो फोन नेक्स्ट में। लेकिन क्या जियो फोन नेक्स्ट क्या चीजें सही तरीके से सॉल्व कर पाया? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जियो फोन नेक्स्ट जो रहेगा वो मिलेगा 2,000 रुपए के डाउन पेमेंट पे, या फिर आप पूरा 6,500 रुपए अपफ्रंट मनी दे सकते हैं और जियो फोन नेक्स्ट को परचेज कर सकते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट की जो MRP है वो है 6,500 रुपए अगर आप इसे मार्केट से लेना चाहते हैं। और क्या ये 6,500 रुपए के हिसाब से वर्थ फोन है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान अगर 6,500 रुपए डाल के फोन लेने वाला है, मैं बोलूंगा ये फोन मत ले। बेटर है Redmi 9 है, अच्छा ऑप्शन है। Realme का C11 भी आ जाएगा, थोड़े से पैसे डाल दो, थोड़ा सा और डाल दोगे तो Micromax भी देखने को मिल जाएगा। 6 से 6.5 के बीच में ही रेंज लाना चाहते हो, Infinix का Smart 5 है, मैंने रिव्यू किया था, वो भी काफी सॉलिड फोन हो जाते हैं 6,500 की रेंज में विद बेटर प्रोसेसर के साथ। यानी कि मार्केट में आपको अच्छे ऑप्शन ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। फिर जियो ने इस फोन को क्यों बनाया? जियो का अगर मैं स्पेसिफिकेशन वगैरह देखूं इसकी, तो यहाँ पे आपको सारी बेसिक चीजें यहाँ पे फुलफिल होती हुई देखने को मिलती है। और 3 ऐसे एरियाज है जहां लगता है कि थोड़ा सा एक अच्छा काम किया है। जैसे कि बात करें 5.45 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 2:1 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है। एक काम यहाँ पे इन्होंने सही किया कि डिस्प्ले पैनल की क्वालिटी में यहाँ कोई कंजूसी नहीं करी। दूसरा एक अच्छा काम किया वो है कैमरास के अंदर। यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और सेल्फी में 8 मेगापिक्सल कैमरा डाल रहा है। और एक बात बताऊं आपको, दोनों ही कैमरास में आपको ऑटो फोकस देखने को मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जनरली सेल्फी और रियर दोनों में ऑटो फोकस इस रेंज में देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा जो काम किया वो किया यहाँ पे बैटरी पे, जो कि 3,500 mAh की बैटरी। ये 3 चीजें हैं जियो फोन नेक्स्ट की स्पेसिफिकेशन में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट की गई और यही इसके कोर फीचर है। यानी कि जियो वाले एक ऐसा फोन बनाना चाहते थे कि जो बिल्कुल ही डाउनग्रेडेड फोन ना लगे, ऐसा नहीं लगे बिल्कुल ही सस्ता फोन चिपका दिया। एक ऐसा फोन लगे जो चलाने में भी ठीक ठाक लगे, एक ऐसा फोन हो जिसका डिस्प्ले थोड़ा ठीक ठाक हो, कैमरा वगैरह से अगर कोई फोटोग्राफ लेना चाहे तो वो ले ले, सेल्फीज ले ले, वीडियो कॉलिंग वगैरह कर ले और उसकी बैटरी दिन भर चल जाए। ये सोचा इन्होंने फोन बनाया था और इसलिए इस फोन की कीमत को थोड़ा कम रखने की कोशिश यहाँ पे की गई है। लेकिन बात एक ये आती है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2GB रैम है, 32GB स्टोरेज है और हाँ इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, डुअल सिम लगा सकते हैं। लेकिन एक सिम मैंडेटरी है, वो जियो की होना जरूरी है और दूसरी सिम 2G 3G 4G जिसकी लगाना चाहे लगा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी सिम आपकी जियो की होना जरूरी है जिसके अंदर आपको वैलिड एक्टिव रिचार्ज कराना जरूरी है। ये एक चीज यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी रखी है। लेकिन
लेकिन बात की जाए यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज किया गया वो यूज किया गया थोड़ा सा पुराना स्नैपड्रैगन 215। अब स्नैपड्रैगन 215 की सच्चाई है कि काफी पुराना प्रोसेसर है। ऑलरेडी स्नैपड्रैगन के 439 देखने को मिलता है, मीडियाटेक का हीलियो G35 है, इवन G25 भी इस केस में बेटर हो जाता है। और यहाँ पे काफी लो एंड प्रोसेसर यूज किया जा रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि क्वालकॉम वालों को बोला गया है कि यहाँ पे जितने भी आपके जो पुराने बचे हुए प्रोसेसर पड़े हुए सारे हमें फिर से सब जियो फोन नेक्स्ट के अंदर लगा देंगे, तो वो किया गया है। और सिर्फ प्रोसेसर देख के अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 6,500 रुपए काफी ज्यादा कीमत लगती है। बेटर ये लगता है कोई आदमी 6,500 रुपए देने वाला है तो थोड़े से ज्यादा पैसा खर्च करके आप दूसरा फोन यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है और वो आ जाता है यहाँ पे गूगल का। जियो ने देखा जाए तो यहाँ पे जो पूरा फोन रहता है ऐसे खुद नहीं बनाया कि जैसे बाकी कंपनीज लेती है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वो अपनी स्किन खुद जड़ा लेती है, क्वालकॉम से प्रोसेसर खरीदती हैं और अपना एक फोन बना के बेचती है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्वालकॉम का भी हाथ है, गूगल का भी हाथ है और जियो का भी हाथ है। बात की जाए गूगल ने, इन्होंने ऐसा बोला है कि इनका जो सॉफ्टवेयर वो हेवीली ऑप्टिमाइज है स्नैपड्रैगन 215 के लिए। अब मैं भी ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जियो फोन नेक्स्ट आ जाए मेरे पास और उसके बाद आपको एक्जैक्टली यूआई और इसका इंटरफेस दिखाऊं कि एक्जैक्टली ये सच में इतना पावरफुल है कि 215 को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। क्योंकि प्रगति ओएस के बारे में गूगल के ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, गूगल ने ऑफिशियली बोला है कि प्रगति ओएस जो है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट ओएस है, जो कि मैं कह सकता हूं कि एक फोर्थ वर्जन है एंड्रॉइड गो का। ये ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड गो लिया उसके ऊपर एक स्किन लगा दी, इससे थोड़ा सा लगे। इन्होंने क्या किया, एंड्रॉइड गो का बेस लिया, उसको ऑप्टिमाइज किया 215 के लिए ताकि वो अच्छे तरीके से चल जाए। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे इन्होंने ऊपर चढ़ के ऐड करी वो है ईज ऑफ यूज की। यानी कि फोन के अगर हम फीचर्स वगैरह देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये लोग फोन को थोड़ा सा ईजी बनाना चाहते हैं एज कंपेयर टू दूसरे एंड्रॉइड फोन, जिन्हें दूसरे एंड्रॉइड फोन थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते हैं, सेटिंग काफी ज्यादा हो जाती है। उनको यहाँ पे थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए यहाँ पे इस चीज को बनाया गया ताकि आसान तरीके से जो लोग है वो फोन को अच्छे तरीके से यूज कर ले। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती या फिर जो लोग ढंग से पढ़ नहीं सकते, टच स्क्रीन से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये सब सोच के यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पे डिजाइन किया गया प्रगति ओएस के अंदर। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलता। बात करें इसमें जैसे वॉइस असिस्टेंट दिया गया, ये बिल्कुल एक गूगल असिस्टेंट जैसा है। ऐसे ही रीड अलाउड दिया है कि कोई भी ऐप के अंदर है वह कोई भी आपको लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो वहां पे आप उसको ऑटोमेटिकली उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और फोन आपको बता देगा बोल के कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। बस इस चीज को यहाँ पे थोड़े आसान तरीके से इंटीग्रेट किया गया कि इजिली एक्सेस हो जाए यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे जो बिल्ट इन कैमरा ऐप दी गई है यहाँ पे, वो दी गई है कैमरा गो की, और यहाँ पे आपको गूगल की जो HDR इमेज प्रोसेसिंग होती है वो देखने को मिल रही है ताकि आप थोड़ी यूजेबल इमेजेस ले ले और दूसरे जो 13 मेगापिक्सल वाले फोन्स आते हैं उनसे बेटर इमेजेस यहाँ पे आ जाए। डेफिनेटली यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, लेकिन कुछ फीचर भी डाले, जैसे कि आपको याद है गूगल लेंस आता था तो वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई ताकि लाइव ट्रांसलेट हो जाए यहाँ पे चीजें। इवन जो नाइट मोड आता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैमरा ऐप में, और जो AR नाइट फिल्टर्स होते हैं जो स्नैपचैट की ऐप के अंदर आते हैं वो भी है यहाँ पे। इसी के साथ ही बात किया तो इस फोन के अंदर आपको गूगल का प्ले स्टोर देखने को मिलेगा और ये एंड्रॉइड गो से निकला हुआ है, तो जितनी भी एंड्रॉइड गो की एप्लीकेशन है वो इसमें अच्छे तरीके से काम करेंगे क्योंकि वो लो रैंड के हिसाब से ऑप्टिमाइज की जाती है। ये एक बेनिफिट है यहाँ पे। इसके साथ ही ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में उन्होंने बात करी, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर आपको जियो और गूगल की ऐप देखने को मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे गूगल का भी एक एम है कि जो नेक्स्ट बिग पॉपुलेशन का चंक है उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए, उन्हें गूगल की सर्विसेज से जोड़ा जाए, क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी एक बहुत ही बड़ा मेजॉरिटी का पॉपुलेशन इंडिया में जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है और गूगल उनको अपने अंदर ऐड करना चाहता है। इसलिए गूगल भी यहाँ पे काम कर रहा है और इसलिए जो फोन का जो ओएस है थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है रेगुलर एंड्रॉइड या फिर जो दूसरी कस्टम स्किन्स होती हैं जब ब्लोटवेयर ज़्यादा मिलते हैं वहाँ से थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश की गई है और इसको ईज ऑफ यूज़ यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। और डायरेक्टली ऐसा नहीं कि यहाँ पे जियो ने बैठ के प्रगति ओएस को बनाए, ये गूगल ने बनाए। सॉफ्टवेयर अपडेट भी डायरेक्टली गूगल से आएंगी। जनरली हम मोबाइल फोन के साथ ये बात नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जियो फोन नेक्स्ट के अंदर ये चीज की गई है। लेकिन फिर भी बात की जाए ये देखने वाली बात होगी प्रगति ओएस को उन्होंने मतलब कितना ऑप्टिमाइज किया होगा कि स्नैपड्रैगन 215 को झेल ले, क्योंकि इस प्राइस में स्नैपड्रैगन 439 जैसा प्रोसेसर मिले तो समझ में भी आती है, लेकिन 215 काफी पुराना हो जाता है। और ये देखने वाली बात होगी जो प्रगति ओएस है क्या 2 साल तक चल जाएगा, क्या 2 साल तक निकाल लेगा, या 2 साल तक जियो फोन इसका हार्डवेयर झेल जाएगा। ये कुछ चीजें देखने वाली, क्या बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, क्या 6,500 रुपए के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, ये कुछ चीजें। चिपसेट देखते तो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है और यहाँ पे देखा जाए तो चीज आपको थोड़ी सी महंगी लगती है। लेकिन इसके साथ ही जियो जो अपना खेल खेल रही है
वो खेल रही है यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी फैक्टर में। अगर हम यहाँ पे बात करें, जियो ने यहाँ पे बात की गई है 2000 रुपए के बेस प्राइस की, कि 2000 रुपए आप देके फोन ले सकते हो और उसके बाद हर महीने आपको EMI पे करनी पड़ेगी। और वो जो EMI होगी यानी कि आप 300 रुपए कर सकते हैं, 350 की, 450 की, 550 रुपए की, हर महीने आपको पैसा देना पड़ेगा और बदले में आपकी जो फोन की किस्त है वो निकलती रहेगी। लेकिन बदले में आपको एक रिचार्ज देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप जियो की सर्विस का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे बात की जाए तो फोन को EMI पे निकालना सिर्फ इसलिए गया ताकि अफोर्डेबल रेट में लोगों को पहुंचाया जा सके। लेकिन जैसे अगर आप 2000 रुपए पे करोगे जियो फोन नेक्स्ट के लिए, वहां पे आपको एक्स्ट्रा 501 रुपए देने पड़ेंगे प्रोसेसिंग चार्ज के लिए। तो इनिशियली आपको कीमत 2500 रुपए पड़ेगी। अब ये प्रोसेसिंग चार्ज क्या है? वेल, बात की जाए तो जियो ने यहाँ पे बैंक्स वगैरह से बात करी है ताकि बैंक जो रहता है वो फाइनेंस कर दे आपके लिए यहाँ पे फोन। और सीधी सीधी बात ये कि 501 जो रुपए वो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लग रही है जो कि यहाँ पे बैंक ले रहा है। इसका बेसिक चीज ये है कि बेसिकली यहाँ पे उन लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा है या उन लोगों को लोन दिया जा रहा है जिन लोगों को कोई लोन या फिर क्रेडिट दिया नहीं जा सकता, जिन लोगों की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे एक फाइनेंस वाला जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे देने की कोशिश की गई। इसलिए 501 रुपए जो सर्विस चार्ज होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर आप पूरा फोन 6500 रुपए में खुद खरीदोगे तो आपको 501 रुपए का जो सर्विस चार्ज होता है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही देने को नहीं मिलेगा। और देखा जाए तो जियो का जो कंसेप्ट है ना, कोई नया नहीं है। इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी एप्पल ने, आईफोन ने यहाँ पे यूएसए में इंप्लीमेंट किया था। अगर आपको मालूम है कि जो पहला आईफोन आया था तो वो एक अनलॉक्ड आईफोन था, उसके अंदर कोई भी सिम डाल के चल सकता था, लेकिन वो इतना चला नहीं। उसके बाद एप्पल ने क्या किया, दूसरे कैरियर के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करी यूएसए के अंदर, जिससे मास अडॉप्शन होता है आईफोन का वो इंक्रीज किया जा सके। कहने का मतलब है कि आईफोन होता है महंगा, लेकिन यूएस में क्या रहता है कि आप $100 $200 आईफोन के लिए दो और उसके बाद आपका जो मंथली प्लान रहेगा उसके अंदर आईफोन का बिल और आपका जो टेलीकॉम का जो प्लान रहता है, दोनों चीजें मिलके आप वहां पे देते रहो। और सेम यही चीज यहाँ पे की गई है, यानी कि ये एक सिमिलर कंसेप्ट यूएसए में किया गया था ताकि आईफोन को अफोर्डेबल बनाया जा सके और लोगों तक आसान तरीके से पहुंचाया जा सके। इसलिए जो मास अडॉप्शन होता है आईफोन का वो उसके कैरियर सिस्टम के साथ यूएसए के अंदर ये चीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। सेम यही वाला जो कंसेप्ट होता है ना, उन्होंने अपने EMI वाले सिस्टम में लगाया। यहाँ पे जियो का कहना है कि यहाँ पे अभी आप फोन ले लो और उसके बाद आपको हर महीने यहाँ पे EMI फिल करनी है। ये रिचार्ज नहीं है, बिल्कुल ही EMI है, जैसे बैंक की EMI भरते हैं। यहाँ 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की EMI के ऑप्शन है, 24 महीने की, 18 महीने के ऑप्शन है। लेकिन बात की है तो यहाँ पे जो EMI है ये तो आप अपने फोन की भर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको जो रिचार्ज होता है वो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि रेगुलरली अगर आप कोई भी फोन लेते तो आप उसके अंदर मोबाइल फोन का रिचार्ज वगैरह कराते, ये रिचार्ज हो गया और EMI हो गया, दोनों एक साथ क्लब करके यहाँ पे जियो प्रोवाइड कर रहा है। सबसे बेस प्लान बता देता हूँ, 300 रुपए का, जिसके अंदर आपको 5 GB का डेटा हर महीने मिलेगा और सिर्फ 100 मिनट की कॉल मिलेंगी और 24 महीने का है। अब कुछ लोग जो कि पहली बार इंटरनेट पे आ रहे हैं उनके लिए शायद 5 GB का डेटा बहुत हो सकता है, 100 मिनट की कॉल उनके लिए सफिशिएंट हो सकती है, तो वो लोग उस पर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी अगर हैवी यूजर है, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है, थोड़े से इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह देखता है, उसके लिए फिर भी ये चीज काफी ज्यादा कम हो जाती है। और इसलिए इन्होंने 450 रुपए का भी प्लान बनाया है जो कि 1.5 GB डेटा यहाँ पे पर डे लेगा और अनलिमिटेड यहाँ पे कॉल्स देखने को मिलेंगी। और अगर आप 18 महीने का प्लान लेना चाहते हो तो वहां पे आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे फिर 2 GB पर डे वाला प्लान निकाला है, 2.5 GB पर डे वाला प्लान निकाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैथ लगाएं तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। यानी कि अगर आप 5 GB पर मंथ वाला प्लान लेते हो 24 महीने के लिए तो 2000 रुपए का फोन हो गया, 500 रुपए चार्जेस हो गए, 300 रुपए महीने का अगर पूरा हिसाब लगाओ तो यहाँ पे जो एक फोन रहता है उसको चलाने की जो कीमत रहती है वो यहाँ पे पूरे 9700 रुपए आ जाती है। ये बात की जाए तो सबसे मिनिमम कॉस्ट रहेगी अगर आप इसे EMI पे लेते हो, 2 साल में आप शायद इतना पे करोगे। वही बात करें इसका जो 450 रुपए वाला प्लान है, अगर मैं उसमें देखूं और 24 महीने का हिसाब लगाओ तो 2 साल बाद आप जो अमाउंट पे करोगे वो होगा 13,300 रुपए। अब ऐसे सुनने में चीज काफी ज्यादा महंगी लगती है और लगता है कि कोई आखिर इस फोन को क्यों लेगा, लेकिन वहीं पे यहाँ पे जियो खेल रही है। अब बात की जाए तो पर्सनली मेरे हिसाब से 300 रुपए वाला प्लान महंगा है, इसकी कीमत 100 रुपए कम हो जाती थी हर प्लान की, तो उसके बाद लोगों को भी ऐसा लगता है कि एक अफोर्डेबल चीज मिल रही है और रिचार्ज भी अफोर्डेबल है और EMI भी अफोर्डेबल है, तो हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये चीज छोटी सी यहाँ पे मिसिंग है। ये जो फोन है ऐसी ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है जो अभी तक स्मार्टफोन को यूज नहीं कर पाई थी, जो अभी तक फीचर फोन को यूज थी, और उनके लिए जो एंट्री बैरियर होता है प्राइस पॉइंट का वो यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज यहाँ पे सॉल्व करी उन्होंने, इसको अफोर्डेबिलिटी वाली चीज में कि आप 2000 रुपए दो या फिर 2500 रुपए दो, उसके बाद आप अपने पास फोन ले जाओ और हर महीने 300 रुपए लेते जाओ। ये बिल्कुल वैसा ही सिमिलर कंसेप्ट है जो कि आज के समय बाकी सारी कंपनीज भी यूज करती है, जिसे हम EMI कहते हैं, फिर नो कॉस्ट EMI कहते हैं। इंडिया में मैंने ऐसा देखा है काफी सारे लोग की सैलरी है 20,000 रुपए, लेकिन चलाना आईफोन 1 लाख रुपए का। लेते कैसे? EMI पे लेते हैं। किसी को बाइक चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, वो कैसे लेगा? वो EMI पे लेगा। किसी को घर चाहिए, घर के लिए पैसे नहीं है, EMI पे घर बनवाएगा, लोन लेगा। ऐसी गाड़ी हो गई, 4 व्हीलर हो गया, इस टाइप
कि आपने बहुत सारी चीजें देखी कि आपको अलग अलग रूप से लोन मिलता रहता है। और मोबाइल फोन भी काफी सारे लोग ऐसे खरीदते ईएमआई पे फोन ले लेते हैं 50-60 हजार को, धीरे धीरे ईएमआई देते रहते हैं। लेकिन हाँ, उस केस के अंदर आपको इतना इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता और ईएमआई देखा जाए तो कई बार ऐसी रहती है वो डाइजेस्ट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ छोटी सी चीज लगती है कि इनिशियल बैरियर तो लोगों ने तोड़ दिया। इनिशियली फोन जो रहता है वो तो यहाँ पे लोग ले लेंगे, लेकिन आखिर कितने लोग होंगे जो कि 300-450 रुपए पर मंथ पे करेंगे। अगर कोई भी रेगुलर फोन लेते तो उसके अंदर भी उन्हें 200 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं 250 रुपए, जिसे आप यहाँ पे फोन की ईएमआई के रूप में देख सकते, तो वो एक चीज आखिर कितने लोग लेंगे। क्योंकि जिन कैटेगरी को ये लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वो गांव में रहते हैं काफी सारे लोग, या फिर जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, इन सब लोगों को ना यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है जो अभी भी एक रेगुलर फोन यूज करते हैं और उन्हें किस तरीके से एक स्मार्टफोन पे डाला जाए। और उस केस में देखने वाली बात होगी आखिर कितने लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हैं। जियो देखा जाए तो यहाँ पे अवेलेबल तो उसे हर जगह करा देगी, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे रिलायंस डिजिटल की या फिर जियो स्टोर की, ये टोटल जो जितने भी रिटेल आउटलेट से रिलायंस के, इनकी क्वांटिटी इंडिया में 10,000 से ज्यादा, तो डेफिनेटली इंडिया में से कोने कोने तक तो अवेलेबल करवाया जा सकता है। लेकिन बात है क्या लोग इसको जाकर लेंगे? कुछ ऐसे लोग होंगे शायद 2,000-2,500 रुपए दे और शायद अपना पहला स्मार्टफोन ले, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी ईएमआई की। क्या वो ईएमआई के लिए 300 रुपए पे करेंगे या फिर 450 रुपए पे करेंगे? ये एक बात है। मेरी नज़र में अगर ईएमआई अगर 100 रुपए कम हो जाती तो वो है। और हालांकि मैं सिर्फ इसे ईएमआई बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिचार्ज नहीं है, आपको हर महीने फोन के अंदर रिचार्ज नहीं कराना है। ये जो आप बैंक को जो ईएमआई दोगे ना, उसी के अंदर ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और अगर आप अपना डेटा वगैरह खत्म कर लो तो आपको फोन की माई जियो की ऐप के अंदर रिचार्ज वगैरह के ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेंगे। ये एक चीज़ आपको समझनी है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम फोन का रिचार्ज नहीं कराए तो क्या हम 2,500 रुपये में फोन रख सकते हैं, वेल ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जब कोई भी बैंक से लोन लेता है और वहाँ पे ईएमआई देना भूल जाता है, तो जो चीज वहां पे होती है वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस टाइप की चीजें भी यहाँ भूल जाओ। तो फोन देखा जाए तो कीमत जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे। अब देखा तो इस टाइप की चीजें दूसरी कंपनीज ने भी करी थी पास्ट के अंदर, लेकिन बस प्रॉब्लम उसके अंदर ये थी कि किसी दूसरी कंपनी का फोन ले रहा है, उसके लिए ईएमआई पे उसे पैसा भर रहा है, तो कंपनी की ईएमआई के लिए भी पैसा बजाएगा, प्लस उसको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे थोड़ा बहुत जियो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि इसका पेनिट्रेशन वगैरह कैसे रहता है। कुछ केसेस में मेरे को लगता है कि शायद जिन लोगों को सच में इंटरनेट की जरूरत है और जो एक साथ अप फ्रंट यानी कि 6,500, 7,000, 8,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते, शायद वो लोग जाना पसंद करें और ये कह लें कि हाँ हम हर महीने 450 रुपए पे करते रहेंगे, इसमें हमें मोबाइल भी मिल जाएगा और यहाँ पे हम इंटरनेट का यूज कर लेंगे। तो इस टाइप से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि शायद इसका अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर इसका एक मास अडॉप्शन करना है ना, तो जो ईएमआई वाला प्राइस है ना, वो यहाँ पे शायद थोड़ा घटाने की जरूरत है। अगर ईएमआई थोड़ी और अफोर्डेबल कर दे, बेस प्लान कहीं 200 रुपए से अगर शुरू कर देना, तो इसका एक बेनिफिट ये पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिर यूज करेंगे। डेफिनेटली इसका बेनिफिट पड़ेगा, काफी सारे 2G फीचर फोन यूजर इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, लेकिन इसका अडॉप्शन धीरे धीरे होगा। अगर प्राइसिंग अगर इसकी थोड़ी सी और अट्रैक्टिव रखते हैं, इंट्रोडक्टरी प्राइस वगैरह कुछ निकालते, इंट्रोडक्टरी ऑफर निकालते, तो शायद ये चीज चल जाती। शायद हो सकता है कि जियो को इस समय शायद चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए फोन यहाँ पे डिले हो गया और इसलिए इतनी क्वांटिटीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए हो सकता है कि अभी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया, कीमतें थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक बार जब इनके पास स्टॉक अच्छे से आ जाए तो हो सकता है उसके बाद कोई अच्छा ऑफर वगैरह लेके आए और उसके बाद एक काफी अच्छा और वैल्यू फॉर मनी फोन हो जाए यहाँ पे, जहाँ पे आपको और अच्छे ऑफर्स और अच्छी स्कीम्स देखने को मिले। क्योंकि अभी अगर इस टाइप के ऑफर और स्कीम लेके आते तो हो सकता है कि इन्हें सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम हो जाती है कि डिमांड काफी ज्यादा, सप्लाई कम है, तो वो फुलफिल नहीं कर पाए। क्योंकि बात की जाए तो कंपोनेंट शॉर्टेज काफी ज्यादा चल रही है और जियो के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि कोई भी चीज वो लेके आते हैं ना, हमेशा उसकी डिमांड इतनी ज्यादा रहती है कि उसकी सप्लाई फुलफिल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड को भी मेंटेन करना हो। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या प्राइसेस सिमिलर रहते हैं, अगर कम हो, अफोर्डेबल रेट के अंदर है, तो वो चीज यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल के तौर पे जियो फोन देखा जाए तो थोड़ी उसकी हाइप ज्यादा हो गई थी। जो चीज निकल कर आई है वो इतनी ज्यादा भी एक्साइटिंग लग नहीं रही है। और जो 3 चीजें मैंने बताई थी, कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज, अफोर्डेबिलिटी वाली, कॉम्प्लेक्सिटी और अवेलेबिलिटी, ये 2 चीजें तो यहाँ पे इन्होंने फिक्स करी है। अफोर्डेबिलिटी वाली चीज में बस ये प्रॉब्लम है कि आखिर कितने लोग ऐसे होंगे कि जो ईएमआई पे फोन लेना चाहेंगे और इतनी ईएमआई भरेंगे। अगर ईएमआई अगर कम होती ना, तो लिटरली लोग कोई चीज पसंद आती। भले ही फोन 6,500 का निकाला है, लेकिन अगर महीने की ईएमआई अगर 200 रुपए से शुरू हो जाती तो शायद काफी सारे लोग जाना पसंद करते। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 450 रुपए वाला प्लान ही सही लगता है, जिसके अंदर आप 200 रुपए का रिचार्ज तो हर महीने कराते 1.5 GB पर डेटा के लिए और
250 रुपये से EMI जैसा समझ सकते हैं। बात ये कि यहाँ पे जो EMI रहती है एग्जैक्ट कांस्टेंट रहने वाली है, जबकि जियो के जो रिचार्जेस है उनके प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि 5G आने के बाद 200 रुपये वाला प्लान 250 रुपये 300 रुपये का भी हो सकता है। तो हाँ, 2 साल तक आपको एग्जैक्ट सेम प्लान देखने को मिले ऐसा ये भी कोई गारंटी नहीं है आपके जियो के प्लान में। लेकिन हाँ, यहाँ पे गारंटी कि यहाँ पे जो EMI बंधी हुई है ना, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको इतनी EMI तो आपको पे करनी पड़ेगी, इसका प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, ये बात है यहाँ पे। तो ये भी एक छोटा सा डाउट था जो यहाँ पे मैं क्लियर कर देने वाला था। जो लोग अपफ्रंट मनी है सामने से ज्यादा पैसा पे कर सकते हैं, उनके लिए ये जो फोन है वो बिल्कुल नहीं है। उनके लिए सजेशन ये रहेगा कि वो कोई दूसरा फोन जाके ले ले। हालांकि जो आदमी ये फोन अफोर्ड नहीं कर सकता था, अपफ्रंट में 6,500-7 हज़ार रुपये नहीं दे सकता था और उसे लगता है कि वो हर महीने 450 रुपये 300 रुपये पे कर सकता है, तो इसके बारे में सोच सकता है। क्योंकि बात किया तो ऐसी स्टेट में आपको EMI पे दूसरे फोन्स भी नहीं मिलते और EMI उन लोगों को मिलती है जिनकी ऑलरेडी क्रेडिट हिस्ट्री हो, तो उन लोगों तक फोन पहुंचाना ये थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी देखते हैं आखिर कितने लोग इसे EMI पे परचेज करते हैं और आखिर इसका जो मास अडॉप्शन रहता है वो यहाँ पे कैसा रहता है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।